हेलो डी स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 83 को, जो कि क्लास आया हमारा 9th के लिए। ठीक है, जो कि क्लास हमारा आया है 9th के लिए, विषय विज्ञान का रहेगा। थोड़ा मैं इसका पेंसिल का नोक थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, मैंने छोटा कर लिया है। ठीक है, देखिए क्लास हमारा आया है 9th के लिए, विषय है विज्ञान का। और यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखना है। ठीक है, ये वाला वर्कशीट आया है 8 फरवरी 2021 के लिए, ये वर्कशीट आया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो इस वाले वर्कशीट में बस आपको 5 क्वेश्चन है नीचे में। चलिए पढ़ते हैं। अणु और परमाणु पुनर्वृत्ति, तो हम वृत्ति कर रहे हैं इस वाले वर्कशीट को। चलिए पढ़ते हैं एक एक करके। यहाँ पे आपको दिखेगा कि रासायनिक संयोजन के नियम, पदार्थों की संरचना और प्रकृति जानने के लिए उनके प्रयोग करने के बाद दो वैज्ञानिकों एंटोनी एल लावियोजियर और जोसेफ एल प्रोस्ट ने रासायनिक संयोजन के दो प्रमुख नियम दिए। किन किन ने दिए, उनके कुछ नाम है मगर कुछ इंग्लिश में नाम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिख जाएगा कि जॉन डाल्टन वह वैज्ञानिक थे जिन्होंने रासायनिक संयोजन के उपरोक्त दोनों नियमों के स्पष्टतापूर्वक सन 1808 में उल्लेख किया। डाल्टन ने अपना सिद्धांत पदार्थ का सबसे छोटे कारण परमाणु तक विभाजित होने के आधार पर दिया। ठीक है, डाल्टन के मूलभूत सिद्धांत है। तो यहाँ पे इसके उनके कुछ मूलभूत सिद्धांत यहाँ पे आपको दिख जाएगा। फर्स्ट है कि प्रत्येक पदार्थ तत्व यौगिक और या मिश्रण अत्यधिक नन्हे कणों से मिलकर बना होता है। क्या, कोई भी तत्व यौगिक या मिक्सचर इन सब किन किन से मिलकर होता है, किसी छोटे छोटे कतरे या कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें परमाणु कहते हैं। ये पता चल गया आपको। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट है कि परमाणु अविभाज्य कण है। इन्हें किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में ना बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो परमाणु अविभाज्य कण है, इसे ना ही बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। ठीक है, किसी एक तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। ठीक है, किसी एक ही तत्व या परमाणु का द्रव्यमान या रासायनिक एक ही गुण के होते हैं। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं इसको। अब देखते हैं परमाणु पूर्णांकों के अनुपात में जोड़कर यौगिक बनाते हैं। परमाणु पूर्णांकों को जोड़कर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। ठीक है, अब एक यौगिक में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक समान होती है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अर्थ होता है डाल्टन के दूसरे सिद्धांत में छुपा हुआ है। इसी प्रकार डाल्टन का आखिरी सिद्धांत स्थिर अनुपातों के नियम की तरफ इशारा करता है। जो उनका आखिरी डाल्टन का आखिरी सिद्धांत था, वो किसकी ओर इशारा करता है, वो इसकी ओर इशारा करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है अनुपातों के नियम की तरफ इशारा करता है। स्थिर अनुपातों के नियम के और इशारा करता है, जो कि उनका आखिरी था। पढ़ते हैं इसको हम। ठीक है, फर्स्ट है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में सभी अभिकारकों का कुल जो प्रक्रिया में शामिल होते हैं, द्रव्यमान हमेशा उत्पादों के कुल जो प्रक्रिया में बनते हैं द्रव्यमान के बराबर होता है। उदाहरण के लिए, अभिक्रिया से पहले बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का कुल द्रव्यमान अभिकारक अभिक्रिया के बाद बनने वाले बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड कहाँ पे था मैं, यहाँ पे था क्लोराइड उत्पाद के द्रव्यमान के हमेशा बराबर होता है। ओके, अब देखते हैं सेकंड कुछ इस प्रकार का है डियर स्टूडेंट्स कि स्थिर अनुपातों का नियम, जो कि टाटलस का अंतिम था, तो उनका था स्थिर अनुपातों का नियम, वो उसका अंतिम सिद्धांत था। स्थिर अनुपातों के नियम के अनुसार किसी पदार्थ में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा एक ही रहता है। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है कि उपस्थिति
उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा एक ही रहता है। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा एक ही होगा। उदाहरण के लिए यदि 9 ग्राम जल को जब अपघटित किया जाता है तो हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस ही निकलेगी। अगर हम उसे अलग अलग करेंगे तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन निकलेगा और 8 ग्राम निकलेगा ऑक्सीजन। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना होगा, 9 ग्राम होगा जो कि जल है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। देखिए अगर 18 होता, 18 में कितना कितना होता, तो 18 होता तो इसमें सिर्फ 2 ग्राम होता नाइट्रोजन, सॉरी 2 ग्राम होता हाइड्रोजन। ठीक है, 2 ग्राम होता हाइड्रोजन। देखिए फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि जैसे कि मेरे पास कोई 18 ग्राम जल है। ठीक है, अगर स्थिर अनुपातों का नियम लगाएं तो 18 ग्राम जल है, पानी है। ठीक है, मान लिया, तो इसमें से 2 ग्राम जल क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। 2 ग्राम जल हाइड्रोजन होगा और 8 दूनी 16 ग्राम होगा। क्या, 16 ग्राम हमारा होगा सिर्फ ऑक्सीजन। 16 ग्राम होगा हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये एक स्थिर अनुपात का नियम है। तो आप देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर कुछ इस प्रकार के आए हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं। एक उदाहरण दीजिए। जो द्रव्यमान संरक्षण है से आप क्या समझते हैं, मतलब ये मतलब कि जो द्रव्यमान संरक्षण है, ठीक है, इस नियम से आप क्या समझते हो, जो नियम है वो है क्या। तो हमें एक उदाहरण देना है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कुछ इस प्रकार का है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण है कि बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले तथा बाद से एक ही रहता है। जो होता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले तथा बाद एक ही रहता है, मतलब कि सेम टू सेम रहता है। उसके बाद भी सेम टू सेम रहेगा, उसके पहले भी सेम टू सेम ही था। ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। इस तरह से आप कर लोगे प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सेकंड क्वेश्चन है कुछ ऐसा है कि देखिए स्थिर अनुपात के नियम से आप क्या समझते हैं, कोई उदाहरण दीजिए। तो इसको मैंने अभी बिल्कुल सही से समझाया था, चलिए कोई और उदाहरण आपको देकर समझा देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर आप यहाँ से दोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा इसका आंसर होगा प्रश्न नंबर 2 का। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर अभी मैंने बता दिया आपको। चलिए करते हैं इसको फिर। स्थिर अनुपात के नियम के से आप समझते हैं क्या। तो इसका आंसर ये है कि स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी पदार्थ में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा एक ही रहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यदि हमारे पास कोई 9 ग्राम जल है तो इसमें 1% क्या होगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा और बाकी का 8 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह से लिख लेना है सेम टू सेम। अगर आपने क्वेश्चन लिख रखा है तो जो ऊपर वाला लाइन है ये क्वेश्चन है और ये बाकी के आंसर है 4 लाइन। ठीक है, ये 4 लाइन है उत्तर। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 उस प्रकार का है कि डाल्टन परमाणु सिद्धांत किस प्रकार से हमें रासायनिक संयोजनों के दोनों नियम के समझने में मदद करता है। ठीक है, तो इसमें कुछ 2 नियम होते हैं, तो इसको ये किस प्रकार से समझने में हमारी मदद करता है, कौन सा सिद्धांत है, एक परमाणु सिद्धांत है। ठीक है, और ये हमें रासायनिक संयोजन के दोनों नियमों को कैसे समझाते हैं, चलिए बताते हैं इसको। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आप यहाँ से दोगे। कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा प्रश्न कि को समझते हैं। देखिए यहाँ से इसको उत्तर लिखना है कि डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है। इन्हें किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में ना ही बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। ठीक है, एक ही यौगिक उपस्थिति विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की अपेक्षा संख्या है समान होती है। ये दोनों सिद्धांत हमें दोनों नियम को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कर दोगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप चैनल को
सब्सक्राइब नहीं करोगे, ठीक है। अगर करना है तो कर देना। तो अब करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कुछ ऐसा है कि यदि 7 ग्राम नाइट्रोजन हो तो 3 ग्राम नाइट्रोजन है 7 ग्राम और 3 ग्राम है हाइड्रोजन से संयोजन 10 ग्राम अमोनिया, मतलब कि NH3 बनता है। विभिन्न उत्पादों का द्रव्यमान होगा यदि 7 ग्राम नाइट्रोजन को 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस के संयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार का आप करोगे। तो अब आप करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 से करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 4 हम, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट को। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ से आप करोगे कि अमोनिया, ठीक है, 7 ग्राम नाइट्रोजन को 3 ग्राम हाइड्रोजन से संयोजन करके 10 ग्राम अमोनिया बनता है। विभिन्न उत्पादों का द्रव्यमान क्या होगा यदि 7 ग्राम नाइट्रोजन 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस की संयोजित किया जाता है। 7 ग्राम नाइट्रोजन प्लस 10 ग्राम हाइड्रोजन, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 ग्राम अमोनिया। क्या इसका आंसर आ रहा है? 17 ग्राम अमोनिया हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। 7 ग्राम हो गया नाइट्रोजन प्लस 10 ग्राम हो गया हाइड्रोजन। जब प्लस करेंगे तो हमें अमोनिया मिल जाएगा। कुल मिलाकर 17 ग्राम अमोनिया हमें मिल जाएगा, ओके। आपको भी कर लेना है कुछ इसी प्रकार का, जैसे कि मैं आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। आपको भी इसी तरह से कर लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कर लोगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो कर देना, अगर नहीं करना हो तो मत करना, ठीक है। वीडियो को लाइक भी करना होगा तो कर देना, नहीं करना होगा तो मत करना, ठीक है। तो पहले आप कर लो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, ये पूरा कर लिया होगा या वीडियो को स्टॉप करके कर लेना, ठीक है, ओके। अब करते हैं प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 हमारा लास्ट है कि यदि 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने अभिक्रिया पर 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी? इसका उत्तर रासायनिक संयोजन के कौन कौन से नियम पर आधारित करता है? देखिए, जब उसने 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने का अभिक्रिया किया तो उसे कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया? 11 ग्राम उसे कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है क्या कि हम जब 12 ग्राम कार्बन को जब 32 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? तो इसको सिंपल आप करोगे कि जब हमें कार्बन और ऑक्सीजन को जब प्लस करते हैं तो जितना भी आंसर होगा, जैसे कि 8 ग्राम प्लस 3 ग्राम तो कितने हो जाएंगे? 11 ग्राम हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, बना ना। तो इसी तरह से 12 प्लस 32 कर देंगे आप, तो कितने हो गए? 12 प्लस 32 तो हो गया 42 और 4 44, तो 44 ग्राम बन जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा तो पूरा आंसर देते हैं इसको। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने पूरे आंसर बता दिया। अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है तो कर लेना, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपको बता दूंगा। तो 5 का आंसर क्या होगा? तो 3 ग्राम कार्बन आएगा इसमें, 3 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे कर दोगे कि 3 नहीं, यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो 12 ग्राम हो गया हमारा ये, और 32 ग्राम हो गया हमारा ऑक्सीजन। जब इसको हम जब जलानेंगे तो इसमें हो जाएगा 44 ग्राम हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप 44 ग्राम लिखने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड लिख देना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पूरा फॉर्मूला से, ठीक है। तो अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।